नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी मास्टर पर आपका स्वागत है। हम लोगों ने हिंदी वर्णमाला में पिछले क्लास में जो है पढ़ा था स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण हम लोगों ने 4-5 तरीके से पढ़ा था। अब उन 5 तरीकों को हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि उन 5 तरीकों में कितने कितने तरीके कैसे कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और उनके अंतर्गत क्या क्या आता है। चलो देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पर। सबसे पहला था मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा या उच्चारण के आधार पर देखो, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हम अगर ये तरीके से देखें तो कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनमें कुछ कम समय लगता है उनको बोलने में, उनको उच्चारित करने में कुछ कम समय लगता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको उच्चारित करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मतलब एक पहले वाले से ज्यादा लगता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा समय लगता है। तो एक हम तरीके से उनको याद कर लेते हैं। यहां पर कुछ कुछ ट्रिक्स भी होंगी आपके लिए और कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं। दोनों तरीके से आपको सिखाएंगे कि कैसे स्वरों को हम जो है अपनी चुटकियों में याद कर सकते। चलिए, तो सबसे पहला है किसके आधार पर? मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहला स्वर आता है, मतलब एक मात्रिक। ऐसे स्वर आप लोग लिख लेंगे अगर डेफिनेशन लिखना चाहें। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, मतलब कम समय लगता है, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। छाप लेंगे। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रिक, इन्हीं को हम ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। इन्हीं को हम मूल स्वर भी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा बेटा क्या होता है एक मात्रिक, क्या होता है मूल स्वर और क्या होता है लघु स्वर, यहां पर यह भी लिख लीजिए जरा, क्या होता है लघु स्वर। तो चार के चारों नाम किसके हैं? एक ही से मिलते जुलते हैं, मतलब एक ही आदमी के। जैसे आप बड़े होंगे, आप में से कोई एक राम रहा हो, बचपन में उसका नाम घर वालों ने राम रखा हो और एकेडमिक नाम उसका जो है स्कूल में लिखा दिया गया हो प्रवीण, तो वो पर्सन तो एक ही है, बशर्ते क्या था उसके नामों में बदलाव आ गया। पर्सन तो एक ही है ना, पर्सन में कोई बदलाव नहीं आया, उसके चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया। तो यहां पर भी क्या होगा, इनके चेहरे में कोई बदलाव नहीं है, बस इनके नामों में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। और जब नाम में बदलाव कर दिया गया है तो इंसान थोड़ी बदल जाएगा, केवल नाम ही तो बदला है, तो उनके शरीर नहीं बदलेंगे। और शरीर हैं क्या क्या, इनमें लिख लेंगे उच्चारण में कम समय लगता है। हैं कौन कौन? छोटा आ, छोटी ई, छोटो ऊ और ऋष्य ऋषि। ये जो है 4 होती है इनकी संख्या। कितनी होती है बेटा? इनकी संख्या 4 होती है। कह लीजिए एक मात्रिक, एक मात्रिक, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये 4 संख्या होती है। एक चेहरे वाले इंसान हैं, इनमें सारे कौन कौन आते हैं? छोटे वाले आते हैं। छोटा आ आता है, छोटी ई आती है, छोटो ऊ आता है और ऋषि ऋषि आती है। इतने वर्ड इसमें आते हैं। अब देखिए, अगला आता है जब एक मात्रिक हो गया तो भैया जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर द्विमात्रिक होगा, कहीं ना कहीं पर द्विमात्रिक स्वर होगा। अब जो द्विमात्रिक होगा मतलब 2 मात्राओं का समय लगेगा, तो उनको हम लोग दीर्घ स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब क्या होता है? देखो शॉर्टकट में समझिए, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। और ऑलरेडी यहां पर आपको समझने के लिए द्विमात्रिक लिखा हुआ है। द्विमात्रिक का मतलब है कि जिनमें 2 मात्राओं का समय लगता है, या ये भी कह सकते हो जिनमें
ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। सीधे बोलेंगे, जिन स्वरों को उच्चारित करने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है उनको क्या बोलते हैं? द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं या दीर्घ स्वर बोलते हैं। अब एक नोट पॉइंट नोट कर लेंगे, एक नोट पॉइंट अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि मूल जो दीर्घ हैं, लिखेंगे मूल दीर्घ कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। और संयुक्त दीर्घ अभी बताऊंगा कैसे हैं। ये है 4। तो कुल दीर्घ कितने हैं? ये कॉपी में लिख लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही छापना, सीधा सवाल परीक्षा में पूछता है। कुल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? तो मेरे बच्चे 7 हैं। अगर आपसे पूछता मूल दीर्घ स्वरों की संख्या तो कितनी है? 3 है। अगर आपसे पूछता संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या तो कितनी है? 4। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले मूल दीर्घ स्वर कौन कौन है? मूल दीर्घ स्वर, तो बेटा जो मूल दीर्घ होते हैं, मतलब जाहिर सी बात है वो इन्हीं के बड़े होंगे, इनके बड़े ताऊजी लोग होंगे। ऋषि का कोई बड़ा होता नहीं है, इसलिए मूल दीर्घ स्वर कौन हो जाएंगे? बड़ा आ बन जाएगा और बड़ी ई बन जाएगा और बड़ो ओ बन जाएगा। तो ये मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। अब बात करते हैं संयुक्त दीर्घ की। किसकी? संयुक्त दीर्घ की। देखो कोई भी स्वर होता है कब संयुक्त होता है? जब 2 भिन्न स्वरों के मेल से होता है। डिफिनेशन अगर आपसे पूछे संयुक्त स्वर कैसे बनता है तो तुरंत बता देंगे, क्या? 2 भिन्न स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। 2 भिन्न स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनता है। तो देखते हैं कौन कौन से भिन्न स्वर लगते हैं संयुक्त के लिए। देखो, अगर आप छोटा आ और छोटी ई को एक साथ जोड़ें, बोलकर मन में उच्चारित करके आप लोग देखते जाइएगा। अभी मैं एक साथ लिख रहा हूं। अगर आप छोटा आ और ए को एक साथ बोलें, अगर आप छोटा आ, यही रहेगा बनेगा, छोटा आ और ओ को एक साथ बोलें, छोटा आ और ऊ को एक साथ बोलें, और छोटा आ और ओ को एक साथ बोलें। ये वाला पहले लिख दिया था मैंने, अभी सही कर दिया हमने इसलिए। देखो, ऐ पहले को बोलो क्या रहा? ऐ, तो ऐ आ रहा है, मतलब ए बनता है। अगले वाले को बोलोगे क्या आएगा? ये इसी का बड़ा रूप बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। अब अगले वाले को बोलो औ, तो औ का मतलब ओ होता है। क्या होता है? ये बड़ा ओ नहीं, छोटा ओ, ओ बनता है। और आ और ओ, औ बन रहा है, मतलब क्या? औ, ये डबल मात्रा वाला बन जाएगा। तो ये क्या है? मूल संयुक्त स्वर है। तो इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है। देखो, सवाल सिद्ध हो गया आपके सामने कि मूल जो स्वर होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो द्विमात्रिक दीर्घ स्वर होते हैं उनको 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चन तोड़कर आपसे पूछ सकता है, तो आपको भी तोड़ना आना चाहिए। इसलिए मूल दीर्घ स्वर और मूल संयुक्त दीर्घ या संयुक्त दीर्घ बोल देंगे। तो मूल दीर्घ कितने थे? आ, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ो ऊ। अब संयुक्त दीर्घ कौन कौन है? ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, उम्मीद है यहां से एक सवाल हर बार पूछा जाता है। आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा आप तुरंत इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला एक टाइप और इनका बचा है। ये तो हो गया द्विमात्रिक, तो हम यहां पर थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं तब तक। तो अब तीसरे मात्रा वाले की बात करते हैं। भैया जब एक मात्रिक है, द्विमात्रिक है, तो जिनमें सबसे ज्यादा समय लगता है वो त्रिमात्रिक होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो त्रिमात्रिक जब होगा तो बेटा त्रिमात्रिक में 3 मात्राओं का समय लगेगा। त्रिमात्रिक में 3 मात्राओं का समय लगेगा।
अब देखते हैं तीन मात्राओं का समय कैसे लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तीन मात्राओं का अगर समय लगता है, कैसे तीन मात्राओं का समय लगता है और कैसे हम इस बात को डिफाइन कर पाएंगे, ये भी एक बड़ी अपने आप में बात है। देखिए तीसरा जो नंबर है किसके आधार पर कर रहे हैं, मात्रा या उच्चारण के आधार पर, तो ये होता है प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर जो है, अगर आपसे पूछे इनकी संख्या कितनी होती है, तो मेरे बच्चे बता नहीं पाएंगे कि इनकी संख्या कितनी होती है। जैसे आपसे जब प्लुत पूछता है तो आप केवल एक एग्जाम्पल बता देते हैं, कौन सा, सर ऐसे लिखा मिलेगा, हम बता देंगे कि इसमें ये वाला वर्ड जो है प्लुत वर्ड है। नहीं, ऐसे डिफाइन नहीं करना है। बिल्कुल डिफाइन कैसे करना है, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में दीर्घ से ज्यादा समय लगता है, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर। दीर्घ से ज्यादा का मतलब है त्रिमात्रिक भी हो सकते हैं, ये तीन मात्राओं का समय भी इनमें लग सकता है। अगर इसकी मात्राओं को आप डिफाइन करने बैठेंगे, एक देखो छोटा आ की मात्रा, एक ओ की मात्रा और एक कितनी मात्रा, मा की। एक तो ये आ है, एक इसमें आ है और एक इसमें आ है, तो मात्राएं कुल कितनी हुई, टोटल तीन। कितनी हुई। अब ये तीन मात्राओं को मिलाकर एक त्रिमात्रिक बना हुआ है, कौन, ओम। कौन बना हुआ है, ओम। तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में ये भी बता सकते हैं, ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में दीर्घ स्वरों से ज्यादा समय लगता है, उनको क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। अब इनकी संख्या कोई बिल्कुल निर्धारित नहीं है। एक नोट लगा लेंगे अपने यहां पर, नोट में ये लिख लेंगे रोने, इसमें रोने, गाने, चिल्लाने, रोने, गाने, चिल्लाने, इन सब में आदि लिख लो, आदि में और भी चीजें आ जाएंगी। इन इतने काम करने में नॉर्मली देखिए, रोए कोई, आप लोग रो के चेक कर लीजिएगा एक बार, देखना कोई ऐसा वर्ण होगा, उस वर्ण का उच्चारण जो है बहुत लंबे समय तक होगा। जैसे आप चिल्लाते हैं, किसी को बुला रहे हैं, जैसे किसी ने गांव वाले बुलाते हैं, जैसे किसी को बुला रहे हैं कलुआ, देखो आ लास्ट वाला वर्ड बहुत ज्यादा देर तक खिंच रहा है, तो मतलब क्या है, कई मात्राओं का समय ले रहा है। तीन मात्राओं से ज्यादा का समय भी ले सकता है, तीन का भी ले सकता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, प्लुत स्वर में आ जाएगा। इसमें प्लुत स्वर में। तो बेटा सीधे बता देंगे, एक मात्रा का समय लग रहा है, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और एकमात्रिक स्वर और लघु स्वर, कुछ भी बता देंगे। द्विमात्रा का समय लग रहा है, दीर्घ स्वर भी बोल सकते हैं, द्विमात्रिक भी बोल सकते हैं। दो से ज्यादा मात्राओं का समय लग रहा है, प्लुत स्वर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्लुत स्वर। चलो अगला जो हमारा टाइप है वो है किसके आधार पर, अभी तो हमने पढ़ लिया उच्चारण क्या था, अगला जो है, अगला किसके आधार पर है भाई, जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर, यहां पर लिख दो वो, जिह्वा के आधार पर। देखो भाई, जैसे उसमें कितने प्रकार थे, तीन प्रकार थे, ऐसे ही जिह्वा में भी कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार है। आपसे पूछता है कि जिह्वा के आधार पर सर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल देते सर तीन प्रकार के होते हैं। देखिए भाई तीन प्रकार के कैसे होते हैं। जिह्वा जैसे आपके मुख में है, तो जिह्वा जब मुख में है, मुख के अंदर, तो हमारी जिह्वा केवल और केवल तीन जगहों पर टकराती है, इसके अलावा कहीं नहीं टकराती है। या तो बिल्कुल पीछे रहती है, या तो बिल्कुल आगे रहती है, और या तो बिल्कुल मिडल में रहती है।
क्या मिडल और आगे के बीच में रहती है? कभी रहती भी होगी, लेकिन हम कैलकुलेट 3 जगह करते हैं। कौन कौन? आगे है तो अग्रस्वर, बिल्कुल पीछे है तो पश्च स्वर, और बीच में है तो मध्य स्वर। तो चलिए लिख देता हूं मैं यहां पर। 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से? सबसे पहला है अग्रस्वर। अग्र के बाद कौन सा? मध्य भाग आएगा, और मध्य के बाद कौन सा आता है? पश्च भाग आता है। तो जो अग्र है, अब आप लोग एक बार बोल के चेक करिए। जैसे आज बोलते होते, तो आज बोलोगे तो जिह्वा बिल्कुल मध्य में स्थिर रहती है। तो ये छोटा आ जो है किस कैटेगरी में? मध्य स्वर। और मध्य स्वरों की संख्या कितनी? 1। अभी हमने पिछले क्लासेस में बताया था कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। 1 तो ये हो गया। अब देखो मध्य वाले का हमने बता दिया। सिंपली आपको याद रखना है कि मध्य स्वरों की संख्या सिंगल 1 होती है, वो है छोटा आ। अब अगर बात करें अग्रस्वरों की, तो आप बोलकर एक बार ये टेस्ट करिए कि अग्रस्वर कैसे बनते हैं। देखिए, ई जीवा आगे दांत के पास लगी हुई है। ई बड़ी बोल रहे हैं, फिर भी जीवा आगे दांत के पास लगी हुई है। ए देखो बोल रहे हैं जीवा यहां और यहां इस वाले पार्ट में टच है, तो ए लिख देंगे और ए लिख देंगे। अब ए का भाई जहां छोटा जाएगा वहां बड़ा जा सकता है ना, इसीलिए कहा जाता है छोटे बच्चों के सामने वैसे ही व्यवहार करो जैसा आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप उनके सामने गाली देंगे तो वो भी गाली देने लगते हैं। आप उनके सामने अच्छी तरीके से बात करते हैं तो वो भी अच्छी तरीके से बात करते हैं। अब टीटी सुपर टेट वालों, आप तो ये जानते होंगे कि बच्चे के विकास पर पर्यावरण का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए, हम यहां साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो याद हमें रखना है कि जहां छोटा गया वहां बड़ा भी जाएगा। अगर छोटी ई आगे जा रही तो बड़ी ई भी जाएगी, और ए आगे जा रहा है तो ए भी आगे जाएगा। इनकी संख्या बेटा हो गई कितनी? 4। अब बचे कितने भैया? अब जो बचे उनको कहां भेजा गया? पश्च स्वरों में। आप लोग एक बार बोल कर देख लीजिएगा। एक तो बड़ा आ बचा, बड़ा आ बचा इसका बड़ा भाई, और दोनों तरीके के ऊ बच गए। ऊ और कौन बचा? अभी बड़ा आ हो गया, ऊ हो गया, ऊ हो गया, बड़ो ऊ हो गया, ओ बचा, आओ बचा, और जिसको कोई जगह नहीं मिली वो ऋषि भी बचा। 1 2 3 4 5 और 6, इनकी संख्या बेटा कितनी हो गई? 6। तो देखिए 6 और 4 10 और 1 11। अब देखो हर जगह आपने जब अभी पीछे पढ़ा था उच्चारण के आधार पर, तब भी आपको 11 मिले थे। यहां भी आपको कितने मिले? 11 मिले। तो चलो अगला टाइप देखते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर। किसके? ओष्ठ आकृति के आधार पर। यहां पर लिख देंगे केवल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? केवल 2 प्रकार के होते हैं। अब वो 2 प्रकार कौन कौन से? एक तो है वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी बोल सकते हैं उसको, और दूसरा है जब एक वृत्त है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा? आवृत्त होगा। चलो देखते हैं। आप लोग बोलकर देखिए, क्या आपका मुंह वृत्ताकार खुल रहा है जब किसको बोल रहे हैं? छोटो ऊ को, बड़ो ऊ को, ओ को और औ को। इनकी संख्या कितनी? 4। अब जो वृत्ताकार नहीं है वो क्या है? आवृत्त है। अब आवृत्त कौन कौन से हैं? बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए से एड़ी,
और ऐसे वाला ऐनक और ओ से ओखली और औ से औरत। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। एक और री से ऋषि। संख्या कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7 और 4 मिलाकर ये भी कितने हैं? 11। अगर आपसे पूछेगा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के? 2 प्रकार। उनमें कौन कौन से हैं? वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। जो वृत्ताकार मुख खोल रहे हैं उ ऊ ओ औ, ये कौन से? 4। आवृत्तमुखी बचे हुए सारे स्वर इसमें, बचे हुए सारे स्वर इसमें। चलो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप है हमारे पास नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर। नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर। तो नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? बताइए भाई, आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए फटाफट कि नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर नाक व मुख के उच्चारण के आधार पर 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। अब उन 2 प्रकारों में कौन कौन से हैं? नाक से बोलोगे या तो अनुनासिक आएगा। क्या आएगा? अनुनासिक आएगा या निरानुनासिक आएगा। या तो अनुनासिक होगा, और अगर अनुनासिक नहीं है तो कैसा है? निरानुनासिक। इनको हम समानुनासिक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? समानुनासिक। और इनको क्या बोल सकते हैं? मौखिक स्वर। क्या बोल सकते हैं? मौखिक स्वर। मौखिक का मतलब केवल मुख का प्रयोग होगा, और समानुनासिक का मतलब है नाक और मुख दोनों का प्रयोग होगा। आप लोग छापिए कमेंट बॉक्स में कि नासिक मतलब अनुनासिक और निरानुनासिक कौन कौन से। और जो निरानुनासिक होता है बेटा, मतलब इसमें हमारी नासिका का प्रयोग नहीं होगा, नाक इसका प्रयोग नहीं होगा, केवल किसका होगा? मुख का प्रयोग होगा। एनसीईआरटी मास्टर के साथ सीखने पर आपको यह फायदा है, एक ट्रिक देखो यहां पर सिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपके टॉपिक से अलग है, लेकिन आपको हिंदी के और टॉपिक्स में काम है। एक नोट डालिए यहां पर अपनी कॉपी में, एक नोट छापिए यहां पर। वो नोट क्या है कि बेटा ये जो चंद्रबिंदु लगता है, ये चंद्रबिंदु होता है ना, सब जानते होंगे कि ये चंद्रबिंदु है। ये जो चंद्रबिंदु है, इस चंद्रबिंदु का प्रयोग हमेशा चंद्रबिंदु का प्रयोग हमेशा किसके साथ होता है? तद्भव शब्दों के साथ होता है। किसके साथ होता है? तद्भव शब्दों के साथ होता है। और जो ये निरानुनासिक, इसका भी एक छोटा सा नोट छाप लीजिए, इसका भी एक छोटा सा नोट छाप लीजिए। ये चंद्रबिंदु की बात हो गई। अब अंग की बिंदी आती है, केवल ऐसे जब बिंदी लगी रहती है, इसका अंग की बिंदी बोलते हैं ना, अंग की बिंदी। जैसे कि आप अंकित के ऊपर लगाते हैं, संकेत के ऊपर लगाते हैं, तो वो अंग की बिंदी जो है, इसका प्रयोग हमेशा हमेशा किसके साथ? तत्सम शब्दों के साथ। किसके साथ? तत्सम शब्दों के साथ होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, चंद्रबिंदु का प्रयोग किसके साथ? तद्भव के साथ, तद्भव शब्दों के साथ। और जो मौखिक वाले हैं, मतलब जिनको केवल मुख से बोलते हैं, उनको तत्सम से,
और वहां पर एक नोट पॉइंट ये दिया है कि जो चंद्रबिंदु वाला वर्ड होगा उसको हमेशा तत्सम शब्दों के साथ प्रयोग। ठीक है, चल अगले टाइप पर चलते, अगले टाइप पर चलते। अगला जो टाइप है कौन सा है? नाक व मुख पढ़ लिया हमने, अब बचा है 3 4 5 आगत या विदेशज स्वर। एक अलग टाइप है, वो भी बता दे रहा हूं, बाकी आपके टाइप खत्म। कोई अगर रह गया तो कमेंट बॉक्स में छाप देना, आगे बता दिया जाएगा। आगत या विदेशज स्वर, ये भी एक स्वरों का एक अलग प्रकार है। जान लीजिए इसके बारे में क्या होते हैं आगत या विदेशज स्वर। विदेशज स्वर देखो, आगत का मतलब आ गए, आगत का मतलब आ गए, और विदेशज का मतलब विदेशी, मतलब हमारी देश के नहीं, या मतलब हमारी भाषा के नहीं, किसी दूसरी भाषा के होंगे। तो ऐसे स्वर जो किसी दूसरी भाषा से आकर हमारे में मिल गए हैं उनको आगत या विदेशज स्वर बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहां पर एक नोट पॉइंट रहेगा, क्या? सीधा आपको याद कराना हमारा पर्पज है, बाकी कोई मतलब नहीं है। ये थ्योरी क्लास है, अभी क्वेश्चन क्लास नहीं है। क्वेश्चन क्लास जब होगी वो पीडीएफ के जरिए होगी, वहां पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, बाकी आपको आंसर मिलेगा। यहाँ एक थ्योरी क्लास है, अभी थ्योरी को समझिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी करते चलेंगे धीरे धीरे। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, चाहे वो यूपी टेट हो और चाहे यूपी टेट हो और चाहे एसटेट हो और चाहे कोई भी हो, लगभग में जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को एग्जाम में फंसाने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा। बाकी तो आप लोगों की मेहनत और भगवान मालिक है। चलिए, नोट पॉइंट ये है, यदि किसी स्वर के ऊपर लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि किसी स्वर के ऊपर, किसी स्वर के ऊपर क्या? अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु लगा हो, उससे क्या बोलेंगे? आगत या विदेशज स्वर बोलेंगे। आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए। जैसे देखिए, मेरा काम है समझाना, आप लोग कोई अदरवाइज में मत लेना। जैसे मेरी बहन बेटियां हैं, आपकी भी बहन बेटियां हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं केवल। जैसे लड़के लोग ढीठ होते हैं थोड़े से, जैसे कि हम लोग हैं, दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं चाचा टॉफी दे दो, लेकिन बिटिया लोग जब जाती हैं तो बोलते हैं टॉफी दे दो। क्या? टॉफी, टॉफी नहीं बोलती, टॉफी, जो कि सही भी है। जाना होता है कहां? ऑफिस, लड़के बोलते हैं ऑफिस जा रहे हैं, गलत। कहां जाते हैं? रियल में ऑफिस जाते हैं, ऑफिस। कहते हैं कहां? बीमार हो गए, कहां जाना है? डॉक्टर के पास, गलत जवाब, डॉक्टर होता है। तो देखो, बेटियां हर महीने में लगभग सही वर्डिंग को यूज कर रही हैं। इसलिए बहन बेटियों की इज्जत करिए, सर्वमान्य सर्वोपरि हैं, जैसे आपकी हैं वैसे किसी और की हैं। तो यहां पर मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि थोड़े से जो अलग वर्ड होते हैं वो हमको जल्दी याद हो जाते हैं, और जो एक डिफाइनिंग वर्ड होता है वो थोड़ा सा लगता है बड़ा मुश्किल है। तो शायद ये बात आपको पता चल गई होगी कि जो ऑफिस वर्ड है, ये वाला देखना, ये वाला बिल्कुल सही है। आपने कई जगह लिखा देखा होगा, टॉफी आप लोग बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं, बिटिया लोग ऐसे बोलते हैं। आप कॉफी बोलते हैं, आप काफी बोल देते हैं, गलत जवाब, बिटिया लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए, किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं,
बस ये है कि जो सही है वो सही है। तो क्या होता है, ऑफिस, टॉफी, कॉफी और भी ऐसे वर्ड हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे क्या, आदि। ये शब्द कैसे हैं, आगत या विदेशज स्वर। तो फ्रेंड्स, आज आपको स्वरों के बारे में पढ़कर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में जस्ट क्लास आपको मिलने वाली है, उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। कितने व्यंजन होते हैं, हम लोग किसका किसका कहां कहां कैसे यूज करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में एक एक बात स्टडी करेंगे। जैसे स्वर के बारे में 2 वीडियोज हो चुकी हैं, अभी तक हम वर्ण विचार पर चल रहे हैं। सोचिए कितना डीप चल रहा है। अगर हमें मालूम है कि एक तालाब में अगर 10 लीटर पानी है और एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होकर गुजर रहा है वो, तो सारा का सारा पानी गुजरेगा एक ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। वहां पर जब एक ही लगी हुई है तो उस पानी को छान छान कर हम देख रहे हैं कि कोई डस्ट पार्टिकल तो नहीं जा रहा है। तो कोई डस्ट पार्टिकल नहीं जा रहा है, सब केवल प्योर जा रहा है। और ये ऐसा प्योर है, सवाल इससे बाहर नहीं है। चलिए, आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मां बहनों का सम्मान करिए, कोरोना से बचते रहिए। जय हिंद, जय भारत।